हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देश से जो ईंधन की खपत कम करने और सोने की खरीदारी टालने की अपील की है, उसने हर तरफ एक चर्चा छेड़ दी है। नागरिक न्यूज के आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे या जज्बात में बहे, हम एक आम नागरिक के नजरिए से इस अपील की तार्किक और निष्पक्ष जांच करेंगे, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या जीवन शैली में बदलाव की ये सलाह केवल एक सामान्य संदेश है या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक चेतावनी छिपी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा है वो ये है कि आखिर अचानक से रोजमर्रा की आदतें बदलने की बात क्यों की जा रही है। अगर हम इस ताज़ा संदेश को ध्यान से सुने तो इसमें एक अजीब सी जल्दबाजी या कहें एक अर्जेंसी महसूस होती है। क्या देश किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी कर रहा है या फिर ये महज एक बचाव का कदम है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन सवालों को तथ्यों की कसौटी पर कसना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये वो 7 मुख्य बातें हैं जिनका हमसे अनुरोध किया गया है। पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल, वर्क फ्रॉम होम की वापसी, गैर जरूरी सोने की खरीदारी को टालना, बेवजह विदेश यात्रा से बचना, वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी अपनाना, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करना और केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता घटाना। पहली नजर में देखने पर ये सब देशभक्ति से भरी बहुत ही सामान्य अपील जैसी लगती हैं, है ना? लेकिन जिस तरीके से इन्हें सामने रखा गया है वो साफ इशारा करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही है। इस पूरे मुद्दे को हम बहुत ही तार्किक ढंग से समझेंगे। हम वृहद आर्थिक वास्तविकता यानी मैक्रो इकोनॉमी से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये सलाहें सामाजिक रूप से व्यवहारिक हैं। उसके बाद हम आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेंगे, ये जांचेंगे कि क्या वाकई कोई छिपा हुआ संकट है और अंत में एक जागरूक नागरिक की भूमिका पर बात करेंगे। सबसे पहले जरा इस पूरी तस्वीर को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत क्या है? 88%। जी हाँ, 88%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत अपने इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का 88% हिस्सा विदेशों से खरीदता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी रोजमर्रा की यात्रा और ऊर्जा की जरूरतें पूरी तरह से विदेशी देशों पर निर्भर है। जब भी दुनिया में कहीं कोई भी संकट आता है तो हमारी यही निर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। अब देखिए, यहाँ जो डेटा सामने आ रहा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। विश्व बैंक के ताज़ा अनुमानों के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा कीमतों में 24% तक की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री रास्तों पर जो अस्थिरता है, उसने दुनिया भर के कच्चे तेल के बाजार में खलबली मचा दी है और जाहिर है इस खलबली की सीधी आंच भारत तक पहुंच रही है। इसे बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट या चेन रिएक्शन की तरह समझिए। पहला कदम, दुनिया के किसी भी कोने में तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमत तुरंत उछल जाती है। दूसरा कदम, भारत को उसी तेल के लिए अब बहुत ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिससे हमारा आयात बिल आसमान छूने लगता है। तीसरा कदम, तेल का बिल चुकाने के लिए देश से बड़ी मात्रा में डॉलर बाहर जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे भारतीय रुपए पर पड़ता है और वो कमजोर हो जाता है। और फिर आता है आखिरी कदम, घरेलू महंगाई, यानी हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे एक युद्ध की कीमत हमें यहाँ अपने बाजार में सब्जियों और यात्रा के बढ़े हुए किराए के रूप में चुकानी पड़ती है। तो ऐसे में एक सवाल जो बार बार उठता है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए सरकार हमेशा सोने की खरीदारी रोकने को क्यों कहती है। देखिए, भारत हर साल भारी मात्रा में सोने का आयात करता है। जब भी विश्व स्तर पर कोई आर्थिक संकट आता है तो लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीदते हैं। इससे होता यह है कि डॉलर तेजी से देश के बाहर जाने लगता है और हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार का ये तर्क बिल्कुल सटीक है कि अगर हम सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए रोक दें तो हम अपने देश के अहम विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, मैक्रो इकोनॉमी के स्तर पर तो ये बातें बिल्कुल सही लगती हैं, पर क्या ये सारे उपाय हमारे समाज के हर तबके के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहारिक है? आइए इसका सामाजिक विश्लेषण करते हैं। अब वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की सलाह को ही ले लीजिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एक ही नियम सब पर लागू नहीं हो सकता। शहरी आईटी प्रोफेशनल्स या ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए तो ये एकदम मुमकिन है,
और इससे वाकई ईंधन की बचत भी होती है। लेकिन जरा सोचिए उन लाखों दिहाड़ी मजदूरों, फैक्ट्री में काम करने वालों या डिलीवरी वर्कर्स के बारे में। क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका काम तो वहाँ मौजूद हुए बिना चल ही नहीं सकता। बिल्कुल यही स्थिति सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी है। बड़े बड़े मेट्रो शहरों में जहाँ मेट्रो ट्रेन और बसों का एक बेहतरीन नेटवर्क बिछा है, वहाँ निजी गाड़ियाँ घर पर छोड़ना आसान है। लेकिन ग्रामीण इलाकों या टियर 3 शहरों की सच्चाई कुछ और है। वहाँ बुनियादी ढांचा इतना सीमित है कि एक मोटरसाइकिल या स्कूटर कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, बल्कि वो रोजी रोटी कमाने का एक बुनियादी और जरूरी साधन है। और इसीलिए समाज के कई वर्गों और विशेषज्ञों की तरफ से जो आलोचनात्मक स्वर उठ रहे हैं, उन्हें भी सुनना जरूरी है। कई लोगों का ये बिल्कुल जायज तर्क है कि जब ईंधन पर सरकार खुद इतना भारी टैक्स वसूल रही है, तो बचत का सारा बोझ सिर्फ आम जनता ही क्यों उठाए। इसके अलावा विदेश यात्रा टालने जैसी सलाह का असर सिर्फ अमीर वर्ग पर पड़ता है, आम आदमी पर नहीं। कई जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि केवल जीवन शैली में ऐसे प्रतीकात्मक बदलाव करने से गहरे आर्थिक संकट हल नहीं होते। इसके लिए सरकार को अपनी नीतियों में बड़े और ठोस बदलाव करने होंगे। अब इन बड़ी बड़ी आर्थिक बातों से निकलकर जरा अपने घर के बजट पर आते हैं। एक आम नागरिक के तौर पर इन सलाहों का हम पर क्या सीधा असर पड़ेगा? हम सबको इन सलाहों को अपनी अपनी वास्तविक स्थिति के तराजू पर तोलना होगा। अनावश्यक यात्राएं कम करना, ये तो सीधे तौर पर हमारे ही परिवार के बजट को बचाता है, यानी ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। स्वदेशी सामान खरीदना, ये भी अच्छी बात है, इससे देश में ही रोजगार बढ़ता है। लेकिन जब बात अचानक से सोने की खरीदारी रोकने की आती है, तो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। हमारे देश में सोना महज एक आभूषण नहीं है, ये हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है और कई परिवारों के लिए तो ये बुरे वक्त की सबसे मजबूत वित्तीय ढाल है। इसे रातों रात पूरी तरह से रोक देना हर परिवार के लिए आसान नहीं है। इन सब चर्चाओं के बीच एक बड़ा डर जो चारों तरफ फैल रहा है, वो ये है कि क्या कोई भयंकर आर्थिक संकट आने वाला है जो हमसे छिपाया जा रहा है। आइए तथ्यों की जांच करते हैं। चलिए सीधे डेटा पर बात करते हैं। अगर हम आज के आर्थिक संकेतकों पर नजर डालें, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक मानकों के हिसाब से अभी भी काफी मजबूत स्थिति में है। देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई चेन बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से स्थिर है और ठीक से काम कर रहा है। यानी अभी तक किसी भी तरह के आर्थिक पतन या छिपे हुए संकट का कोई भी ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। सब कुछ नियंत्रण में नजर आ रहा है। तो फिर ये अपील क्यों? दरअसल अर्थशास्त्र की भाषा में सरकार के इस कदम को प्रिवेंटिव कॉशन यानी एहतियाती सावधानी कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में लंबी अस्थिरता की आशंका होती है, तो जिम्मेदार सरकारें हालात बिगड़ने से बहुत पहले ही अपने नागरिकों को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार करने के लिए ऐसे कदम उठाती हैं। ये घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से खुद को तैयार करने का समय होता है। तो अंत में इस पूरी स्थिति में एक जागरूक नागरिक की भूमिका क्या होनी चाहिए? किसी भी सार्वजनिक अपील या सरकारी सलाह को परखने का हमारा पैमाना बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सलाह आर्थिक, सामाजिक और मेरे व्यक्तिगत स्तर पर तर्कसंगत है? मजबूत लोकतंत्र की पहचान यही है कि हम हर अपील को न तो आंख मूंद कर मान लें और न ही बिना सोचे समझे उसका विरोध करें। जो बातें हमारे परिवार के बजट और देश के हित में सही बैठती हैं, उन्हें अपनाना चाहिए और जो अव्यवहारिक हैं, उन पर हमें सवाल उठाने चाहिए। और इसीलिए नागरिक न्यूज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या संकट की सुगबुगाहट होने पर नागरिकों को बिना शर्त सिर्फ प्रतीकात्मक बलिदान देने चाहिए, या फिर सरकार की बुनियादी आर्थिक नीतियों को लेकर तर्कपूर्ण और जिम्मेदार सवाल पूछना भी हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है? देश का भविष्य केवल घबराहट या भावनात्मक फैसलों से नहीं, बल्कि जागरूक, स्वतंत्र और तर्कशील नागरिकों से तय होता है।